तो नवाब मलिक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवाब मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला है। मेरा सबसे आवाज़ आ रही है सर? जी आ रही है, मुझे आ रही है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जब हम आप नॉमिनेशन करने जा रहे थे तो पहले खबर आई कि नवाब मलिक साहब जो है निर्दलीय भी नॉमिनेशन किया है, फिर खबर आई कि नहीं एनसीपी अजीत पवार की तरफ से आपने नॉमिनेशन किया। ये क्या कंफ्यूजन था सर? नहीं, कन्फ्यूजन नहीं था। देखिए, मैंने हर प्रत्याशी को 4 नामांकन भरने का अधिकार है और एबी फॉर्म हमारे पास पहुंचा नहीं था, तो हमने 2 नामांकन पार्टी के नाम से भरा था और 2 नामांकन ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से भरा था। जो हमारा एबी फॉर्म था वो पार्टी से फ़ोन आया कि हम लोग भेज रहे हैं, तो वो 2:45 को पहुंचा और हम लोगों ने हमारे जो वो थे प्रतिनिधि, उन्होंने 2:55 को ले जाके जमा किया और मैं आज एनसीपी का अधिकृत उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में हूँ। यहाँ तक इस सीट का सवाल है, जब गठबंधन की जो चर्चा थी सीट की बंटवारे की, उसमें ये सीट हमारी पार्टी को छोड़ी गई थी। अब कोई सीट किसी दल को छोड़ दे तो दूसरे दल के लोग उसको डिक्टेट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से चीज़ें की जा रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे शिवसेना ने उम्मीदवार डाला हो, या हमारी बेटी के सामने भी शिवसेना ने उम्मीदवार डाल दिया, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की 2 जो विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, एक पूर्व अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने रिबेल कैंडिडेट की हैसियत से पर्चा दाखिल किया है। तो ये तो अपेक्षित था और ये होना था, हमें पूरी उम्मीद थी। फिर भी परिस्थितियाँ जो भी बने, हम सारी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति में भी चुनाव निकालेंगे। मलिक साहब, आपने जिक्र किया, मैं सवाल ये पूछने वाला ही था। आपकी बिटिया जो है वो अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ रही है, वो सीट आपकी है मतलब? जी। तो फिर आपने अपनी बिटिया को, सना मलिक को चुनाव लड़ाया, फिर आप मानखुर्द शिवाजी नगर से आपने पर्चा दायर किया। दोनों ही सीट पे रेबल है, मतलब सुरेश पाटिल आपके खिलाफ हैं जो नाम आए हैं, और अणुशक्ति नगर से सना मलिक के खिलाफ अविनाश राणे साहब का नाम आया है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरी बिटिया क्यों लड़ रही है, ये सवाल सबके दिमाग में कि अपनी सीट छोड़ के वो कहाँ वहाँ क्यों जा रहे हैं। जी। मैं आपको बता दूं, जब मैं मंत्री बना इस बार, तो मेरी बिटिया जो है वो सारे विधानसभा का काम देख रही थी। उसके बाद कोविड आ गया, फिर गिरफ्तारी हो गई, तो लगातार विधानसभा में जनसंपर्क, लोगों की समस्याओं का समाधान उसी के जरिए हो रहा था। जब मैं छूट कर आया, दफ्तर में बैठने लगा, जब दफ्तर में बैठा तो भीड़ दफ्तर में रहती थी। मैं अपने स्टाफ से कहता था कि बाहर लोग बैठे हैं, बुला लीजिए, मिल लेते हैं। तो कहते थे कि सर आपके लिए नहीं है, मैडम से मिलने के लिए लोग आए। तब मुझे लगा कि अब मेरे जगह उसने संभाल लिया है, तो मैंने फैसला किया था कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और सना चुनाव लड़ेगी। लेकिन पिछले 4-5 महीने से जिस तरह से मानपुर शिवाजी नगर की जनता मेरे घर दफ्तर आके कह रही थी कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग त्रस्त हैं गुंडई से, पूरा ड्रग का साम्राज्य बना हुआ है, पूरी तरह से बाल कुपोषण का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, सारी परेशानियां हैं। और जिस तरह की राजनीति वहाँ हो रही है, जो वर्तमान विधायक जी हैं उनके लोग बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, जो विलन होता है, जो राजनीति होती है, उसी तरह की राजनीति है। एक भय का वातावरण है, लोग चाहते हैं कि इसे ख़त्म किया जाए और लोगों का आग्रह है, इसलिए मैं चुनाव मैदान में वहाँ पे उतरने का मन बनाया। अजीत पवार जी से मैंने बात की कि भले 90,000 से सीट पीछे थी, लेकिन इस बार आप मुझे अगर मौका देंगे तो मैं चुनाव लड़के सीट निकाल लूँगा, अगर नहीं आप चाहते हैं तो मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि नहीं, आपको पार्टी से लड़ना पड़ेगा, जो उन्होंने मुझसे वादा किया था। कल एबी फॉर्म देकर उन्होंने अपना वादा पूरा किया और मैं उनका आभारी हूँ। कम से कम उस सीट पे मुझे, भले ही भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो, शिंदे साहब का विरोध हो, उन्होंने जिस मर्दई से भूमिका ली है, हम उनके आभारी हैं और हम चुनाव निकालेंगे। मैं आता हूं, जो अंतिम वाक आपने कहा कि शिंदे साहब की नाराजगी हो बीजेपी, इस पर आता हूं। लेकिन एक बात जो आपने कही कि आप मानखुर्द शिवाजी नगर इसलिए आए कि ड्रग्स वहां पे है, वहां पे गुंडा राज है, डर का माहौल है, तो सरकार तो आप ही की है सर।
नहीं, मेरी सरकार नहीं है। सरकार ऐसा है कि विधायक जी जो हैं उनके सारे लोग, आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, अपने आप को उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि हम गब्बर आदमी हैं। तो गब्बर सिंह की तरह वो अपने आप को पेश करते हैं। महिलाएं अगर कोई पहुंच जाए, एनजीओ के लोग, कि भाई गंदगी साफ़ नहीं हो रही है, आप करवाइए, तो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। मैं वीडियो चाहिए तो सारे भेज दूं जिस तरह के हैं। जिस तरह से लाठी ले लेके एक मोटरसाइकिल पे जुलूस निकाला जाता है, और हर हफ्ते में एक कत्ल हो जा रहा है, खुलेआम लोग मार देते हैं लोगों को, तो लोग परेशान हैं। बिल्कुल आप जाकर जब अलग से बात करोगे तो बहुत सारी जनता है जो ये सारी चीज़ों में त्रस्त है। लोग बदलाव चाहते हैं और उनका विश्वास है कि अगर मैं लड़ूंगा तो चीज़ें बदलेंगी। और उसी विश्वास के कारण जब मैंने कल नामांकन का ऐलान किया तो लोग जिस तरह से जुट गए आके, गरीब, छोटे छोटे औरतों बच्चों को गोद में लेके चल रही थी, तो हमें लगता है एक अलग तरह का विश्वास मेरे प्रति लोगों के मन में जागा है और हम हालात को बदलेंगे, हमें पूरी तरह से विश्वास है। तो जीत तो एक ही सकते हैं ना, या तो समाजवादी पार्टी के आजमी साहब जीतेंगे या मलिक साहब जीतेंगे। अब देखिए, ऐसा है, हालात बदलना ज़रूरी है, परिस्थितियाँ बदलना ज़रूरी है। अगर कहीं नाइंसाफ़ी है तो नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा होना मेरा हमेशा स्वभाव रहा है। निश्चित रूप से इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ ही मैं चुनाव मैदान में हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे साथ जनता खड़ी रहेगी। तो नवाब मलिक साहब, ये कैसा गठबंधन है जिसमें कि आप खुद खड़े हैं और आपके खिलाफ आपके सहयोगी खड़े हैं, आपकी बिटिया खड़ी हैं, उसके उनके खिलाफ भी आपके सहयोगी खड़े हैं। मतलब लड़ाई तो अपोनेंट से होनी चाहिए थी। नहीं, मुझे ये अपेक्षित था कि जब हम चुनाव मैदान में जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें होंगी। ये मुझे कोई चौंकाने वाला मामला नहीं था। हम तो जब भी चुनाव लड़ते रहे, पार्टी के भीतर से भी विरोध होता रहा। नवाब मलिक वर्सेस ऑल हर चुनाव में हमने देखा। इस बार भी नवाब मलिक वर्सेस ऑल होगा, ये अपेक्षा थी और हम फिर भी चुनाव निकालेंगे। इस तरह की परिस्थितियाँ बार बार हमारे साथ बनती रही है और हम चुनाव जीतते रहे। इस बार भी दोनों सीटों पर चुनाव जीतेंगे। जो बीजेपी के मुंबई के अध्यक्ष हैं आशीष शेलार साहब, उनका एक कल बाइट आया था, सबने चलाया, हम लोगों ने भी चलाया। उन्होंने कहा बीजेपी जो है नवाब मलिक के लिए प्रचार नहीं करेगी। आप क्या कहेंगे? नहीं, प्रचार नहीं करेंगे इसलिए तो शिंदे साहब का उम्मीदवार खड़ा किया गया है। लेकिन जिस तरह के आरोप मुझ पर लगाए जाते हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ मामला जो मनी लॉन्ड्रिंग का है वो न्यायालय में प्रलंबित है। कोर्ट का आदेश है कि आप केस को लेके कोई भी बात नहीं करेंगे। लेकिन इतनी जानकारी मैं ज़रूर दे सकता हूँ कि मैंने उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया हुआ। जिस दिन सुनवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम पूरी तरह से जो भी मामला है उसमें पूरी तरह से साफ़ सुथरे होकर निकलेंगे। तो मलिक साहब, ये कैसा है? मतलब एक आपका जो सहयोगी दल है उसका नेता कहता है कि हम प्रचार नहीं करेंगे, आपका दूसरा सहयोगी जो है आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर देता है, और बीजेपी नेताओं के, मैं टीवी पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो खुलेआम आपके लिए क्या क्या नहीं कहते हैं। कहते हैं कि जो विदेश में बैठा डॉन है उससे आपके संबंध हैं, आपके बारे में टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपके ऊपर और भी बातें कही जाती है। तो इसका क्या जवाब है आपके पास? नहीं, जब ऐसा है कि देखिए, मैं मंत्री रहा जी, 6 बार मंत्री रहा। अगर कोई 6 बार मंत्री रहे अलग अलग विभाग में, तो उस मंत्री के ऊपर सबसे आसान होता है कि करप्शन के चार्जेस या उसका करप्शन पकड़ ले। लेकिन 6 बार मंत्री होने के बावजूद करप्शन के आरोप कोई लगा नहीं पाया। अगर कोई मुसलमान है तो उसके साथ दाऊद का नाम जोड़ देना बहुत आसान होता है, और जब नेता हो तो उसके साथ आतंकवाद भी जोड़ा जा सकता है। इस तरह की राजनीति देश में, दुनिया में लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है सारी बेबुनियाद बातें की जाती हैं, और हम इस तरह से अगर कोई बेबुनियाद आरोप लगाता है तो उससे हम घबराते नहीं। हमें लगता है कि जब जब हमें दबाने की कोशिश की गई, हम लोग फिर एक बाउंस बैक की परिस्थिति में रहे। जितना मुझे राजनीति में दबाया गया उतने ही ताकत से मैं उछल कर आगे आया हूँ। मेरा अनुभव रहा है। मुझे लगता है इस चुनाव के बाद परिस्थितियाँ अलग तरह की दिखेंगी। फरवरी 2022 में आप मलिक साहब जेल गए, उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेज लगाया, उसके बाद आप पर प्रॉपर्टी डील करने, हसीना पारकर के साथ प्रॉपर्टी डील करने का आरोप लगा, ज़मीन हड़पने का आरोप लगा, और आप मेडिकल ग्राउंड पे 2024 में बाहर आए जुलाई में। ये जो जेल में जो समय बीता, वो क्या आपको लगता है कि वो
समय जो है वो लॉस्ट हो गया आपके लिए एज ए लीडर? नेताओं को ये समझना पड़ेगा, जो नेता होता है तो जो समाजवादी नेता थे पहले वो बोलते थे कि नेताओं की ज़िंदगी आधी रेल में आधी जेल में। तो हम लोग उसी विचारधारा के पक्षधर हैं। रेल और जेल से थोड़ी डरने वाले लोग हैं। जब हम लड़ेंगे या कुछ अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे तो ऐसी चीज़ें बनेगी, और उससे कोई, हम लोगों को नहीं लगता है कि इससे कोई घबरा जाना चाहिए। चीज़ें होती रहेंगी, आगे बढ़ना चाहिए। जब भी अन्याय होगा उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हम हमेशा खड़े रहे, आगे भी खड़े रहेंगे। और जो हमने जो भी बातें कही थी आज तक, एक एक शब्द पूरे होकर सामने आया। आपने भी कुछ इंटरव्यू मुझे किए थे बहुत सारे जब ड्रग वाला मामला चल रहा था। अब तो उस वक्त मैंने जो भी बातें कही थी, सीबीआई ने जो भी मुकदमा दर्ज किया है, एक एक शब्द या जो मुद्दे हमने उठाए थे वो सारे एफआईआर में हैं। लेकिन कहने वाले तो अब मलिक साहब ये भी कहते हैं कि आप इसलिए अजीत पवार के पार्टी में गए क्योंकि आप उसके बाद आप सत्ता पक्ष में आगे के तरफ आ गए और उसके बाद आपको रियायत मिली और फिर आपको जमानत मिली। ये बात भी चर्चा में है। नहीं, देखिए, मैं आपको बता दूं, जब विरोधी पक्ष नेता के रूप में अजीत पवार जी काम कर रहे थे, उस वक्त जो जो चीज़ें उन्होंने मेरे लिए की, मेरी तो गिरफ्तारी उस वक्त थी, मैं जेल में था या अस्पताल में था। मेरी दोनों बेटियां जिस तरह से संघर्ष कर रही थी, जिस तरह से वो कोशिश कर रही थी, और बहुत सारी परेशानियां जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो उन्होंने मेरे साथ खड़े रह के कठिन समय में मेरी मदद की, परिवार की मदद की, तो मुझे लगता है कि जो हमारी मदद कठिन समय में करता है उसका साथ छोड़ देना मेरे लिए अच्छा नहीं लगता कि मैं उनका साथ छोड़ दूं। इसीलिए संकट में जो मेरे साथ था मैं उनके साथ हूं। जमानत कैंसिल हो जाए, जेल में फिर लोग डाला जाए, इस तरह की धमकियां मुझे आती रहती हैं। लेकिन जेल जाने से हम लोग कहीं डरते हैं क्या? हम कभी नहीं डरते। लेकिन दादा हमारे संकट में साथ में थे, हम उनके साथ खड़े हैं। तो आप अजीत दादा आपके संकट के मोचक रहे, तो क्या शरद पवार नहीं थे क्या? शरद पवार के भी आप बहुत करीब रहे जीवन भर। नहीं, मैं उनका आभारी हूँ। वो हों, सुप्रिया जी हों, उनसे भी हमारे अच्छे संबंध है, कोई संबंध बिगड़े नहीं है। अभी मेरे दामाद का जिस दिन गणपति विसर्जन था, एक एक्सीडेंट हो गया। आज भी वो आईसीयू में है, आज भी उसे होश नहीं है। सुप्रिया ताई का फ़ोन आया, लोग देखने भी आते हैं, या उद्धव ठाकरे साहब का भी फ़ोन आया। तो नेताओं से मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। लेकिन जिस ताकत से अजीत पवार साहब मेरे साथ खड़े रहे, मैं उसको कभी भी भूल नहीं सकता। तो एक पॉलिटिकल सवाल उन्हीं से मुतल्लिक है कि आपका एक स्टेटमेंट बहुत अहम माना जा रहा है, जो आपने कहा है कि कुछ भी हो जाए इस चुनाव में, बिना अजीत पवार के कोई सरकार नहीं बन सकती, वही किंग मेकर रहेंगे। इसको जरा मुझे समझाइए। कांटे का मुकाबला है। देखिए, महाराष्ट्र में कोई एक तरफा चुनाव नहीं है, नेक टू नेक फाइट है, और अजीत पवार के बिना सरकार नहीं बन सकती। मुझे तो लगता है कि जिस तरह की सरकार बनेगी, कोई मनमाने तरीके से सरकार नहीं चला पाएगा, ये सच्चाई है। हम लगता है कि अजीत पवार जी जो भी सरकार बनेगी उसमें उनके मर्जी बिना सरकार नहीं बन सकती, और कहीं ना कहीं वो टर्म्स डिक्टेट करने की हैसियत में रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आपने कहा वो टर्म डिक्टेट कर सकते हैं, तो यदि वो टर्म डिक्टेट कर सकते हैं तो क्या वो एमबीए में भी जा सकते हैं क्या? ये एक सवाल बहुत लोगों ने कहा मुझे पूछने के लिए। नहीं, लोगों के मन में शंका इस तरह की पैदा हो रही, मैं कोई ऐसी भविष्यवाणी नहीं करता हूँ। मैं चंद्रबाबू की भूमिका में भी आ सकते हैं वो, कि कल को जो भी हो, सरकार जब बने तो कहीं ना कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए कि भाई किन चीज़ों को किया जाएगा, कौन सी चीज़ें नहीं होगी, किस तरह का मामला आगे बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें डिक्टेट करने की हैसियत में होंगे। और राजनीति में कोई परम मित्र परम शत्रु तो होता नहीं। शिवसेना कहाँ थी, कहाँ चली गई। तो राजनीति में तो परिस्थितियाँ, दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं, और हमें लगता है कि राजनीति में भविष्यवाणी कोई कर नहीं सकता, लेकिन अजीत पवार बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। मलिक साहब, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप पवार साहब को भी जानते हैं, आप अजीत दादा को भी जानते हैं। क्या आपकी कोई कोशिश होगी कि ये परिवार फिर से मिल जाए, जो पॉलिटिकल फैमिली है महाराष्ट्र की? पॉलिटिकल फैमिली नहीं, कोई भी परिवार ना टूटे, ये हम हमेशा चाहते हैं। जब ये विवाद खड़ा हुआ, मैं तो जेल में था, मेरी बच्चियाँ गई। जब पवार साहब इस्तीफ़ा देने की भूमिका में थे,
सभी लोग, मेरी बच्चियां मैंने टेलीविज़न पे देखा, उनसे अनुरोध कर रहे थे कि आप बागडोर अपने हाथ में रखें। तो हम लोग तो चाहते हैं कि किसी का भी परिवार हो, परिवार टूटे नहीं, लेकिन ये भी मसला है कि लाठी मारने से पानी अलग नहीं होता, ये लोगों को समझना पड़ेगा। लोग पानी पे लाठी मारते रहते हैं, कभी ना कभी पानी इकट्ठा भी हो जाता है। इसका मतलब पवार फैमिली इकट्ठा हो सकता है, आप यही कहना चाह रहे हैं, कभी ना कभी। नहीं, आप सुनो ना, उत्तर भारत में क्या मसला है कि ये लाठी मारे पनिया अलग होते का? ना होता ही। एक 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 लास्ट का सवाल, आपने कहा कि अजीत पवार चंद्रबाबू नायडू के भूमिका में आ सकते हैं, इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए, ये मेरा अंतिम सवाल है। नहीं, देखिए ऐसा है, जिस तरह की राजनीति है, कुछ चीज़ों को लेके जिस तरह से बयानबाजी होती है, कुछ इस तरह के फैसले करने की कोशिश किए जाते हैं, महाराष्ट्र में धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है, तो हमें लगता है इस तरह से अगर अजीत पवार जी सरकार में रहेंगे और बिना उनके सरकार नहीं बनेगी, तो सारी चीज़ें हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चलेगी, और बिना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के कोई सरकार नहीं चल पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि इस बार कांटे का मुकाबला है और नेक टू नेक फाइट है। आज कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि सीधे हमारी वेव चल रही है या हम सरकार बना लेंगे। जो मेहनत करेगा, जिनके उम्मीदवारों में दमखम होगा, बंटवारा बहुत होने वाला है, इंडिपेंडेंट बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कितना विड्रॉल हो रहा है, कितने बागी हटेंगे नहीं हटेंगे, लेकिन मामला जो है एकदम कांटे का मुकाबला है। और ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से दादा एक ताकतवर नेता के रूप में उभरेंगे। चलिए नवाब मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही ईमानदारी से आप हमेशा की तरह आज भी आपने बात की थी। ये नवाब मलिक साहब थे। नवाब मलिक साहब ने एक बार फिर कहा कि अजीत पवार के जो है उनके पास महाराष्ट्र के सत्ता की चाबी होगी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है चुनाव के बाद।